पहले देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में सीमित उपयोग की मंजूरी पर कांग्रेस पार्टी के एक धड़े की तरफ से सवाल उठाए गए और कुछ विशेषज्ञों की मंजूरी की प्रक्रिया को भी अपारदर्शी बताते हुए दोनों टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा सार्वजनिक करने की अब मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत बायोटेक और एस्ट्राजेनेका को क्रमशः कोवैक्सीन और कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल में प्राप्त डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि उनका स्वतंत्र आकलन किया जा सके। इससे किसी भी खतरे की आशंका को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। वहीं भारतीय औषधि महानियंत्रक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन जानकारियों के सामने आने की अपेक्षा की गई थी वो नहीं दी गई और सवाल पूछने की अनुमति भी नहीं दी गई। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की मालिनी आइसोला ने कहा, दोनों कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के मामले में यह नहीं बताया गया है कि डीजीसीआई ने कानून के किस विशेष प्रावधान के तहत सीमित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। साथ ही किन शर्तों पर यह मंजूरी दी गई है इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो आपको बता दें कि पहले कांग्रेस और अब तमाम वैज्ञानिक भी कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी देने पर सवाल उठा रहे हैं और ये बात अब कही जा रही है कि जो जानकारी है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना से हम बच सकें और किसी तरह की कोई परेशानी आने वाले समय में ना हो। कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं जो मंजूरी की प्रक्रिया को अपारदर्शी बता रहे हैं और दोनों टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत बायोटेक और एस्ट्राजेनेका को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल में प्राप्त डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उनका स्वतंत्र आकलन किया जा सके। और इस मसले पर चर्चा के लिए डॉक्टर अनूप कुमार इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कोवैक्सीन को लेकर पहले कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, अब तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पर इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई। सर, आखिर किस प्रक्रिया से गुजरना होता है और ऐसी कौन सी प्रक्रिया कोवैक्सीन के इस्तेमाल में अपनाई नहीं गई है जिसकी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि पल्लवी जी, कोई भी वैक्सीन को जब हम अप्रूव करते हैं उसके 3 ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 ट्रायल में हम स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करते हैं और पेशेंट की सेफ्टी देखते हैं और एफिकेसी देखते हैं जी। फेज 2 ट्रायल में हम ये देखते हैं कि लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल होता है और उसकी इफेक्टिव डोज, सेफ्टी और एफिकेसी देखी जाती है। फिर जो फेज 3 ट्रायल होता है इसमें लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट जो कि थाउजेंड्स में होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि फिर एफिकेसी, सेफ्टी एंड स्पेशल हाई रिस्क ग्रुप्स को देखा जाता है जी। तो ये फेज 3 ट्रायल्स के बेस पर ही अप्रूवल मिलता है। तो क्या कोवैक्सीन को बिना किसी जांच पड़ताल के और आनन फानन में जो है ट्रायल के लिए दे दिया गया, माफ कीजिएगा, इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है? और ये बार बार कहा जा रहा है कि 3rd फेज का ट्रायल कोवैक्सीन का कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले ही इसे मंजूरी दे दी गई। सर, इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हमारी भारत सरकार है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, वो जब भी कोई वैक्सीन को अप्रूवल देती है सारे ट्रायल्स को चेक करती है, पूरे डाटा को एनालाइज करती है। इसके लिए हमारे पास 2 रेगुलेटर्स हैं, डीसीजीआई है और सीडीएसओ है। तो ये दोनों ही एजेंसीज ने वैक्सीन को पूरी तरह से चेक किया है, एनालाइज किया है, उसके बाद ही इसको उन्होंने अप्रूवल दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कंटिन्यू ये बात कह रही है कि हर तरीके से अप्रूवल मिलने के बाद और तमाम जांच पड़ताल और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही अप्रूवल दिया गया है। लेकिन अब एक अलग ही कंफ्यूजन फैल गया है, विशेषज्ञ सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि एकदम सुरक्षित है। ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा और ये कंफ्यूजन कितना सही है? देखिए, कंफ्यूजन इस समय हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोमेंट है इंडिया के लिए, जिसमें सब लोगों को आगे आके वैक्सीन को लगवाना चाहिए और इसमें हमें 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर इसको अप्रूवल दिया है ये पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है।
ठीक है डॉक्टर कुमार, ये बात कही जा रही है कि इसके तीसरे फेज का ट्रायल अभी जारी है और वैक्सीन के प्रभाव को लेकर, इसके इफेक्ट को लेकर अभी पूरा डेटा भी नहीं है। क्या ये वाकई में सच है कि पूरी तरीके से डेटा अभी इसका है नहीं और इससे पहले ही उसे अप्रूवल मिल गया? और कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये कह रहे हैं कि डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि आकलन किया जा सके और आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। पल्लवी जी, अभी देखिएगा कि इन जो दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, इनमें बहुत बड़े लेवल के विशेषज्ञ होते हैं और इन लोगों ने डाटा को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज किया है। इतने जी दिनों से इसको एनालाइज कर रहे थे, इसीलिए इतना समय लगा है इसको अप्रूवल देने के लिए। और एक एक बात और हमें समझना है कि इसको इमरजेंसी यूज के लिए दिया, अप्रूवल दिया हुआ है ओनली इन व्यू ऑफ द म्यूटेंट वायरस। उसमें ये बताया गया है कि जो म्यूटेंट वायरस है उसके अगेंस्ट ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो क्या इसे एक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा डॉक्टर कुमार? देखिए, अभी भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पहले तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को यूज कर रहे हैं जी। और इसको जो कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया है वो इन व्यू ऑफ द म्यूटेंट वायरस के दिया गया है। तो प्राइमरी हमारी प्रायोरिटी जो है फर्स्ट वैक्सीन ही रहेगी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ठीक है, तो जिस तरह से अभी कोविशील्ड के लिए भी शुरू होने वाला है टीकाकरण, तो फिर यही माना जा सकता है कि शुरुआती दौर में सिर्फ कोविशील्ड का ही टीकाकरण होगा, अभी कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरह से सरकार की आगे जो है वो रणनीति रहने वाली है। बिल्कुल, अभी सरकार बिल्कुल बहुत जल्दी स्पष्ट करने वाली है कि किन कंडीशंस में वो कोवैक्सीन को यूज करेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से लगातार एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर कुमार, लेकिन लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये ऐसा ही माना जाए ना कि सिर्फ सियासत के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं? देखिए, मैं फिर से सब दर्शकों को अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये भारतीय जनता की स्वास्थ्य के लिए ही लिया गया है, तो इसमें बिल्कुल भी आप डाउट ना करें। और जब भी आपको बोला जाए वैक्सीन लगवाने के लिए, आगे आकर आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर कुमार, जिस तरह से अभी ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया, वहां के कई पेशेंट अब हमारे यहाँ भी आ चुके हैं कोरोना के इस नए स्ट्रेन के, क्या कोवैक्सीन या कोविशील्ड इस तरह के पेशेंट पर भी कारगर साबित होगी? देखिए, जो नया म्यूटेंट वायरस आया है इसको जी B117 बोलते हैं। जी। इसके अंदर 17 म्यूटेशंस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन होती है N501Y। तो ये जो हमारी अभी जो फर्स्ट वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, हम्म। अभी तक ये माना जा रहा है कि ये उसके ऊपर भी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट है वायरस का जिसमें म्यूटेशन आएगा, लेकिन जी जो वायरस है, जो वैक्सीन है, वो बहुत ज्यादा पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट करता है। जी। डॉक्टर कुमार, क्या अभी हमारा देश इस स्थिति में है कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन के मामले में हेल्प कर सके? क्या दूसरे देशों को भी हमारे यहाँ से वैक्सीन भेजी जाएगी आने वाले समय में? देखिए, ये तो बिल्कुल एक सच्चाई है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वैक्सीन के लिए, जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा एक उत्पादक है वैक्सीन का। तो डेफिनेटली पहले भारतीयों को दिया जाएगा और जब हम सक्षम हो जाएंगे कि एक्सपोर्ट करने के, तब हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर कुमार, शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि जो अभी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको टीका लगाया जा रहा है, ये बात क्लियर है, लेकिन क्या इस तरह से कोई केस देखने को मिल सकता है कि ठीक है टीकाकरण हो गया उसके बाद वही शख्स कोरोना संक्रमित हो जाए, जैसा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ भी हुआ है? तब ये बात कही गई थी कि ये 1 महीने के बाद जो है अपना असर दिखाना शुरू करती है कोरोना की वैक्सीन। देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमको पहला जब डोज लगेगा, जी उसके बाद सेकंड डोज लगता है 4 हफ्ते के बाद। जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है वो सेकंड डोज के भी 2 हफ्ते के बाद डेवलप होती है। जी। तो आपको अपने सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहना है और हमारी इम्यूनिटी 2 वीक्स आफ्टर सेकंड डोज हम इसको मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर कुमार, जिन्हें डोज दिए जा चुके हों, क्या फिर उनके भी इस तरह की संभावनाएं रहती हैं कि आने वाले समय में वो कोरोना संक्रमित हो जाएं? कि जिनको भी वैक्सीन दी जाएगी उनको भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे। उनको मास्क भी पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी लेकिन उनकी जी होने की संभावना कम हो जाती है।
बिल्कुल। और अभी जिस तरह से काफ़ी केसेस हमारे देश में कम भी हो गए हैं और ऐसे समय में वैक्सीन आई है, तो क्या माना जा सकता है, कितना समय लगेगा हमारे देश से कोरोना का खात्मा होने में? देखिए, वैक्सीन आना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल। और नए साल ने एक बहुत ही नई अच्छी खबर लेके आया है। आप ये मान के चलिए कि जून जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने का जो एक लक्ष्य रखा है भारत ने, वो जरूर उसको हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करना है और चालू चालू रखना है। यानी कि जब सबको टीकाकरण का काम अगर खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल है उसका यूज हमें करना ही होगा, कोविड के प्रोटोकॉल हमें निभाने ही होंगे। और सर, इसकी चेन कैसे टूटेगी, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि हर भारतवासी को इसका टीका नहीं लगाया जाना है, सिर्फ कुछ लोगों को लगाया जाएगा, जिससे कि संक्रमण की चेन टूट जाए। तो मैं ये प्रोसीजर भी आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना की ये जो चेन है इसे किस तरह से ब्रेक किया जाएगा। देखिए, जब हम वैक्सीन लगाते हैं जी। तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वायरस ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो हम जी। ये सोच रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को जब हम वैक्सीन लगा देंगे तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाएगा। और यहाँ हमारे कई लोग जो है ऑलरेडी संक्रमित भी हो चुके हैं। तो सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हार्ड इम्यूनिटी, जिसमें 60-70% पॉपुलेशन अगर इसमें इम्यूनिटी बन जाती है या तो वायरस की वजह से या वैक्सीन की वजह से, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बार बार बात कही जा रही थी, तो अब ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन आने के बाद प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो हम उन्हीं पेशेंट में यूज करते हैं जब बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन होता है और काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी की डेफिनेटली जरूरत कम पड़ेगी अगर हम वैक्सीन कर चुके होंगे अपने हाई रिस्क पेशेंट्स को। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, कई बार हम देखते हैं कि कोविड के कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम हो जाता है और वो दूसरी डिसीज से भी ऑलरेडी संक्रमित होते हैं, पहले से ही पीड़ित होते हैं। तो ऐसे लोगों को पर अगर वैक्सीनेशन ट्राई किया जाए तो क्या वो उनकी जान बच सकती है या ये उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। एक बात अब पल्लवी बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि जी। वैक्सीन के कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत ही माइल्ड जो साइड इफेक्ट किसी वैक्सीन के होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया या इंजेक्शन की जगह पे थोड़ा पेन हो गया या थोड़ा बॉडी एक हो गया या मसल एक हो गया, जी। ये बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम वैक्सीन किसी इंसान को लगाएंगे, उसके इन्फेक्शन होने के चांस काफी कम हो जाते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन भी काफी कम हो जाते हैं और बिल्कुल। सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो जाता है। बिल्कुल। तो किस तरह से शुरुआती दौर में कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीनेशन का काम उनके ऊपर किया जाना है, उसके बाद सर किस किस तरह के पेशेंट्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी? जो फर्स्ट फेज होगा उसमें कोरोना हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको लगाया जा रहा है। जी। उसके बाद जो फ्रंट लाइन और कोरोना नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको लगाया जाएगा। और उसके बाद जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो कि 60 ईयर से प्लस है या 60 ईयर से कम है लेकिन कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज है या लंग डिजीज है। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, क्या स्टेट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे? देखिए, केरल जो रहा वो हब रहा कोरोना का, वहां सबसे ज्यादा पेशेंट निकल कर सामने आए। ऐसी ही कुछ सिचुएशन महाराष्ट्र में भी रही। तो क्या ऐसा भी होने वाला है कि जो सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य रहे वहां पर कोविड की जो वैक्सीन है वो ज्यादा मात्रा में भेजी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जो सरकार इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो प्रायोरिटी के हिसाब से करेगी। जहां पर ज्यादा इन्फेक्शन समय हो रहा है वहां ज्यादा वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि कोवैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इस वैक्सीन से किसी को कोई खतरा नहीं होगा और तमाम मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। तो अब हम भी यही आमजन से अपील करेंगे कि किसी तरह के भय में ना रहें और किसी तरह का दुष्प्रचार ना फैलाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ शुरू करो X+ मर्दाना कोर्स। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पिछले काफी दिनों से किसान बिल के खिलाफ चल रहा किसानों का प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में रिलायंस जियो के बहुत सारे टावरों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब सरकार ने किसानों से आग्रह किया था कि वह ऐसा ना करें, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हुआ है। अब इस मामले में रिलायंस हाई कोर्ट तक जा पहुंची है और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में रिलायंस ने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और तोड़फोड़ की इन गैर कानूनी घटनाओं को पूरी तरह से रोके। रिलायंस ने यह भी कहा कि उसने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई जमीन नहीं ली है। कंपनी ने भी अपनी याचिका में ये कहा है कि जियो के टावर तोड़े जाने की वजह से हजारों कर्मचारियों के जीवन पर असर पड़ रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के चलते कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। रिलायंस ने फिर से अपने आरोप को दोहराया है कि ये घटनाएं प्रतिद्वंदी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से करवाई जा रही हैं। रिलायंस ने अपना पक्ष देते हुए कुछ बातें भी शेयर की हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए विनीत कपूर हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। रिलायंस जियो की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई है। जिस तरह से टावर लगातार पंजाब में तोड़े जा रहे हैं रिलायंस के, उसको लेकर बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर रिलायंस जियो की बात करें तो आज उनकी तरफ से एक याचिका जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इस मसले के ऊपर इंटरवीन करने की गुहार की कि जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो हैं वो लगातार रिलायंस जियो की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सैकड़ों की संख्या में उनके टावर जो है उनको पंजाब हरियाणा में तोड़ दिया गया है, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रिलायंस जियो के कर्मचारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और रिलायंस का जो बिजनेस है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में रिलायंस जियो ने गुहार लगाई है कि इस मामले में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दोनों सरकारों को हिदायतें दे ताकि जो रिलायंस जियो की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संपत्ति है, वो सुरक्षित रह सके। तो ऐसे में इसी याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने दोनों ही सरकारों से, पंजाब की सरकार से भी और हरियाणा की सरकार से भी ये निर्देश दिया उनको कि दोनों कहीं ना कहीं रिलायंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुनिश्चित करें, उसकी सुरक्षा को, कि उसकी सुरक्षा बेहतर है और वहां पर दोबारा से इस तरह की सिचुएशन देखने को ना मिले जिस तरह की सिचुएशन इन दिनों देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर रिलायंस जियो के तकरीबन 1700 के आसपास जो टावर हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और लगातार रिलायंस जियो ने आज जो याचिका दाखिल की उसमें रिलायंस की तरफ से ये भी बात कहेगी कि उनका कृषि कानूनों से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही उनकी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पक्षधर है, ना ही उनका कोई आने वाले दिनों में इस तरह का प्लान है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ अपने बिजनेस को लेकर जाएंगे। इस बात का भी यहाँ पर रिलायंस जियो ने हवाला दिया है। तो ऐसे में सीधे
तौर पर यहाँ पर दोनों ही सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। देखने वाली बात रहेगी कि किसान जत्थेबंदियां रिलायंस जियो की इस याचिका को किस लहजे में लेती हैं और जिस तरह से रिलायंस जियो ने इंडिकेशन दिया कि कुछ शरारती तत्व, तो ऐसे में सरकारें इन तरह के शरारती तत्वों पर किस तरह से नकेल कस पाती हैं जिससे रिलायंस जियो की जो संपत्ति है वो सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल अविनीत, देखिए पंजाब की तस्वीरें तो हमने देखी है कि किस तरह से एक के बाद एक कई टावर्स को जो है क्षति पहुंचाई गई है। क्या हरियाणा में भी कुछ इसी तरह का हाल है? क्या वहां पर भी रिलायंस जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है? पंजाब की सरकार तो अपील करके देख चुकी है किसानों से और तमाम लोगों से, लेकिन वो अपील काम नहीं आई। क्या हरियाणा सरकार भी कुछ ऐसा ही करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी रिलायंस की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। 3 राज्य हैं, हालांकि जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसमें 2 राज्यों का जिक्र किया गया है, पंजाब और हरियाणा का। और इसी याचिका के आधार पर पंजाब सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी हाईकोर्ट ने नोटिस कि कहीं ना कहीं दोनों ही राज्यों की सरकारें जो हैं वो उनकी सुरक्षा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है उसको सुनिश्चित करने का काम करे। तो आने वाले दिनों में ये सरकारें जो हैं इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेंगी, लेकिन किस लहजे से सुरक्षा सुनिश्चित होती है और जो शरारती तत्वों का जिक्र किया गया है वो कौन से शरारती तत्व हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस जियो ये कहता नजर आ रहा है कि कुछ शरारती तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में इस तरह की उपद्रवी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में कौन वो शख्स हैं, उन पर सरकारें नकेल किस ढंग से कस पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस याचिका का किसान जत्थेबंदियां किस लहजे में जवाब देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि रिलायंस जियो की तरफ से एक याचिका दायर की गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और इस याचिका में अपील की गई है कि जिस तरह से लगातार रिलायंस जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका संज्ञान ले कोर्ट, और इसके अलावा सरकार को निर्देशित करे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। वहीं अब हाईकोर्ट ने दोनों ही राज्यों की सरकारों को निर्देशित किया है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, इसकी देखरेख कीजिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बीते दिनों बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को विपक्षी दलों के बाद अब परिवार में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसा है। अपर्णा यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान ठीक नहीं है, यह जरा भी ठीक नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव अपने बयान के बाद परिवार के भी निशाने पर हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि कोरोना की इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई है और कोरोना वायरस वैक्सीन को किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। वैक्सीन पूरे विश्व के लिए है। उन्होंने कहा कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, यह नहीं कहना चाहिए, यह सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव का यह बयान भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की बेइज्जती करना है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भी वो टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है और बीजेपी पर वो किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अब उनके ही परिवार के लोग उनके इस बयान की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं और बयान का विरोध कर रहे हैं। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनका जो ये बयान है वो देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बेइज्जती करने वाला बयान है। इस तरह के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए थे। पूरे देश को वैक्सीन का इंतजार था और ये जो वैक्सीन है ये पूरे विश्व के लिए है, किसी राजनीतिक पार्टी से वैक्सीन को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये तमाम बातें कही गई हैं अपर्णा यादव की तरफ से। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बीते दिनों बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को विपक्षी दलों के बाद अब परिवार में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसा है। अपर्णा यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाला बयान ठीक नहीं है। और इस खबर पर तमाम चर्चा के साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, देखिए अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें निशाने पर ले ही रही थी। अब उनके ही घर की बहू अपर्णा यादव ने भी उन्हें निशाने पर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। सही कहा अपर्णा यादव ने। देखिए, महामारी कोई धर्म देख के नहीं आती और जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी धर्म के नहीं होते,
वो पूरी मानवता के लिए होते हैं, पूरे विश्व की धरोहर होते हैं। अब देखिए, महामारी में एक वैक्सीन आई है और दूसरे देशों में वैक्सीन लग रही है वहां पर, और हमारे यहाँ अभी मंजूरी मिली है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसको उस नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से देखना कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने रात दिन मेहनत की और वैक्सीन को इजाद किया है, तो उनके साथ न्याय नहीं है। और सोचना चाहिए अभी इस बात को कि कितने लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं उस महामारी से, कितने लोगों अपना मौत हो चुकी है कितने लोगों की। तो मानवता की भलाई में जो भी काम हो उसमें राजनीति करना उचित नहीं कहा जा सकता। और अपर्णा यादव ने बिल्कुल वही बात रखी है। ठीक है, भी मतभेद हो सकते हैं, आप राजनीति करते हैं, दूसरी पार्टी की अपनी दलगत राजनीति होती है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि देखिए, चाहे वो सेना है, वैज्ञानिक हैं, भाई ये किसी एक उससे नहीं बांधा जा सकता, ये पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। और जब दूसरे देशों में शुरू हो गई है और हम वहां उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत लगाने की, और हमारे यहाँ उस पर जो राजनीति हो रही है समझ नहीं है। बिल्कुल, अपर्णा यादव का ये बयान एकदम 100% सही है। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने ये बात कही है कि अखिलेश यादव को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था और कोरोना वैक्सीन को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एकदम गलत है, क्योंकि इस तरह से डॉक्टर्स और हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,